पुराने शहर के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पुश्तैनी घर। ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन, तुलसी का चौरा और बरामदे में लगी पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जिस पर रोज सुबह बैठते थे राधे कृष्ण। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, मगर आंखों में छिपी चिंता। कोई भी गौर से देख ले तो समझ जाए इस घर में सब ठीक नहीं है। घर में लोग ज्यादा थे पर अपनापन कम। राधे कृष्ण की पहली पत्नी के बेटे अजय जन्म से ही शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। चलने में दिक्कत, हाथों में कंपन, मगर दिमाग तेज और दिल बहुत साफ। उनकी पत्नी सिया और 5 साल का बेटा गोपाल, यही उनकी दुनिया थे। दूसरी पत्नी मधु, तेज बोलने वाली, भीतर से महत्वाकांक्षी। उसके 2 बेटे विक्रम और करण, पढ़े लिखे, शहर में काम करते। एक बेटी रीमा, जिसकी शादी पास के बड़े कारोबारी घर में हुई थी। सुबह सुबह का दृश्य। रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। सिया, अभी तक चाय बनी कि नहीं बनी? सबको ऑफिस जाना है या नहीं जाना है? माँ जी, बना रही हूँ। पहले बाबूजी को दवाई दे दूँ, फिर मैं सबको चाय दे दूंगी। हाँ हाँ, बस अब यही काम रह गया तुम्हारा। दवाई, सेवा, सहानुभूति, घर चलाने के लिए काम कौन करेगा? बरामदे में बैठे अजय सब सुन रहे थे। उनके हाथ हल्के कांपे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अजय बेटा, आज फिजियोथेरेपी के लिए जाना है ना? हाँ बाबूजी, मगर पहले बैंक का काम कर लूं। आपने जो पुराने खातों की फाइल दी थी वो भी देखनी है। तू ही तो संभालता है सब, वरना इन कागजों को कौन समझेगा? इतने में मधु आ गई। हाँ हाँ, सब काम तो यही करता है। हम और हमारे बेटे तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं ना। मधु, बात करने का तरीका सीखो। क्यों, अब मेरा बोलने का भी हक नहीं है? मैं सच ही तो कह रही हूँ। घर की आधी कमाई इलाज और सुविधा में चली जाती है। अजय चुपचाप अंदर चले जाते हैं। ऊपर कमरे में विक्रम और करण तैयार हो रहे थे। भैया, माँ फिर से भैया को ताना मार रही थी। माँ को समझाना मुश्किल है। उसे लगता है संपत्ति का बंटवारा होगा तो हिस्सा कम हो जाएगा। पर अजय भैया ने कभी मांगा क्या है? माँ को डर सच से नहीं, अपने मन से है। दरवाजे के बाहर मधु खड़ी सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर सख्त भाव आ जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाती है और अपनी समधन को कॉल लगाती है। नमस्ते समधन जी, मैं मधु बोल रही हूँ। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए समधन जी, क्या बात करनी है आपको? अरे क्या कहूँ समधन जी, अभी भी सारा जायदाद सब कुछ बड़े वाले के नाम में है। राधे कृष्ण जी उस पर बहुत भरोसा करते हैं। समधन जी, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे समधन जी, जब सब कुछ बड़े बेटे के नाम में है तो मेरे 2 बेटे के हक कहाँ सुरक्षित हुआ? मैं समझ गई समधन जी, कभी कभी घर की शांति के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बड़े फैसले के लिए तो मुझे कुछ रास्ता चाहिए। समधन जी, रास्ता बन जाएगा, अब बस सही समय का इंतजार कीजिए। मधु के चेहरे पर संतोष की परछाई उभरती है। गोपाल गेंद खेलते हुए गिर जाता है। पापा। अजय जल्दी से उठने की कोशिश करते हैं, मगर संतुलन बिगड़ जाता है। सिया दौड़कर बच्चे को उठाती है। देखा, खुद संभल नहीं सकते, बच्चों को क्या संभालेंगे? माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे तो खेलते हैं, गिरते हैं। मुझसे बहस मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आगे से ध्यान रखना। तभी राधे कृष्णा आ जाते हैं। बस बहुत हो गया मधु। हाँ हाँ, मैं गलत हूँ। सच बोलना तो गलत ही है। सच नहीं, कठोरता है ये। अजय पहली बार सीधे मधु की तरफ देखते हैं। माँ,
अगर मेरी वजह से घर में बोझ है तो मैं अलग रहने को तैयार हूं। आंगन में सन्नाटा छा जाता है। सिया स्तब्ध। राधे कृष्ण की आंखें भर आती हैं। मधु कुछ नहीं बोलती, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जैसे खेल की पहली चाल चल दी गई हो। अजय के अलग रहने वाले शब्द अब भी राधे कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधे कृष्ण पुराने बक्से से फाइलें निकाल रहे थे। जमीन के कागज, फैक्ट्री की हिस्सेदारी, बैंक लॉकर के दस्तावेज। अजय दरवाजे पर खड़े थे। बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, अंदर आ, बैठ। अजय धीरे से कुर्सी खींचकर बैठते हैं। ये सब देख रहा है? ये घर, ये दुकानें, खेत, ये सब मैंने तेरे और तेरे भाइयों के लिए बनाया है, किसी एक का नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस आप सब साथ रहें। यही डर है मुझे। जो नहीं चाहता वही अक्सर सबसे ज्यादा खो देता है। दरवाजे के बाहर मधु खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी चमकी। उसी रात मधु का फोन। समदन जी, अब मुझे लगता है यही सही वक्त है। अब देर नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? वो आज राधे कृष्ण जी ने फिर से कागज निकाले। अगर उन्होंने नाम बांट दिया तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो बांटने से पहले हालात बदल दीजिए। वो कैसे? इल्जाम घर में सबसे तेज हथियार होता है। मैं समझ गई समदन जी, आप भी कुछ कम नहीं हो। अगली सुबह रसोई से अचानक मधु की चीख सुनाई देती है। अरे ये क्या है? सब दौड़कर आते हैं। टेबल पर लॉकर की चाबी और कुछ गहनों के खाली डिब्बे पड़े हैं। मेरे गहने, मेरे शादी के गहने सारे गायब हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या बोल रही हूँ? विक्रम तुरंत पूछता है। माँ, आखिरी बार किसने देखा थे? कल रात तक सारे गहने यहीं थे। मधु धीरे से अजय की तरफ देखती है। माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने किसी का नाम लिया क्या? पर सच तो सामने है ना। या तो गहने वापस चाहिए या जिसने चोरी किया है वो घर छोड़ के चुपचाप चला जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सीधा ही बोल रही हूँ। अजय और सिया, तुम लोग अलग रहो। माँ, ये सीधा आरोप है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ, मैं कह रहा हूँ, बिना सबूत किसी पर शक मत करो। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे खिलाफ खड़े हो। जब अपने ही खिलाफ हो तो दूसरे की क्या बात करना। सौतेले भाई है ना, इसीलिए दर्द हो रहा है। विक्रम और करण एक दूसरे को देखते हैं। दोपहर में मधु के समदन घर आती है। सुना घर में चोरी हुई है, सोचा कि मदद कर दूं। मेरी जानकार वकील हैं। ऐसे मामलों में राधे कृष्ण समझ जाते हैं। बात फैल चुकी है। ये घर का मामला है। घर का मामला जल्दी सुलझ जाए तो अच्छा है, वरना बदनामी दूर तक जाती है। उनकी नजर सीधी अजय पर टिकती है। सुबह हॉल में राधे कृष्ण बैठे हैं। मधु दस्तावेज और पेन हाथ में लिए उनके पास आती है। राधे कृष्ण जी, आप इन कागजों पे साइन कर दीजिए, विक्रम और करण के भविष्य के लिए। मधु, मैं किसी दबाव में साइन नहीं करूंगा। सच्चाई और न्याय से हटकर कोई फैसला नहीं लूं। तुम हमेशा अजय के पक्ष में रहते हो। क्योंकि अजय मेरा बेटा है और न्याय का हकदार भी। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मैं अब इस घर में असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। नहीं माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो? नहीं पापा, इस बार मुझे मत रोकिए। घर की भलाई इसी में है। अजय अपनी पत्नी सिया और बेटे के साथ घर छोड़कर चला जाता है।
अजय के जाने के बाद हवेली का आंगन पहले जैसा नहीं रहा। दीवारें जैसे सवाल पूछ रही हों। मधु रसोई में खड़ी है, 3 कप चाय बनाती है। मधु करण के कमरे के बाहर दस्तक देती है। करण बेटा, चाय अंदर रख दूं? अंदर से हल्की आवाज आती है। बाहर रख दीजिए। मधु का हाथ वहीं रुक जाता है। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, 2 मिनट तो बात कर लो। करण बाहर आता है। माँ, जब भैया दरवाजे पर खड़े थे तब आपने 2 मिनट भी उनसे बात नहीं की। आज हमें क्या कहेंगे? मधु चुप। मधु विक्रम के पास जाती है, जो बैठक में बैठा है। विक्रम बेटा, तुम तो समझते हो ना मुझे? विक्रम उठ खड़ा होता है। मैं समझता था माँ, पर जिस दिन आपने अजय भैया को घर से निकाला उस दिन सब समझ बदल गई। मैंने ये सब तुम दोनों के लिए किया था। नहीं माँ, अगर हमारे लिए करती तो हमें शर्मिंदा नहीं करती। वो चला जाता है। अजय, सिया और गोपाल अब छोटे किराए के घर में धीरे धीरे अपने कदम जमा रहे थे। घर छोटा था, पर उनके बीच प्यार और भरोसा बड़ा था। सुनिए जी, पूरा दिन आप काम करते रहते हो, थोड़ी देर टाइम निकाल के खाना खाने आइए। सिया, तुम्हारे प्यार और साथ ने मुझे टूटने से बचा लिया। और घर दीवारों से नहीं, रिश्ते से बनता है, ये भी तुमने साबित कर दिया। हाँ हाँ, अब बातें बनाना बंद कीजिए और खाना खाना आइए। मैं खाना लगाने जा रही हूँ। वही पुश्तैनी घर में मधु अपनी चालों में उलझी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या सामने आ चुकी थी, उसके अपने बेटे। रात का समय, हवेली में सन्नाटा है। वही घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज खाली सा लगता है। मधु अकेली मंदिर के सामने बैठी है। हाथ में माला है, पर मन अशांत। मैंने जो चाहा था वो मैंने पा लिया। घर की चाबियां, तिजोरी, सारी जायदाद मेरे पास है। लेकिन क्यों आज ये घर इतना खाली खाली सा लग रहा है? क्यों ये जीत भी मुझे हार जैसी लग रही है? क्योंकि तुमने घर तो रख लिया मधु, पर परिवार खो दिया। मधु चौंक जाती है। करण, विक्रम और रोहित अंदर आते हैं। माँ, आपने हमें क्या सिखाया था कि परिवार सबसे ऊपर है? फिर आपने हमारे ही बड़े भाई को घर से निकाल दिया। मैंने जो किया था तुम्हारे भविष्य के लिए किया था। भविष्य? किसका भविष्य माँ? जिस घर में भाई नहीं रहेगा वहां सुख कैसा? अजय भैया ने हमेशा हमें आगे बढ़ाया और आपने उन्हें ही बेघर कर दिया। मधु पहली बार चुप हो जाती है। राधे कृष्ण एक फाइल मधु के सामने रखते हैं। ये देखो मधु, अजय ने अपनी हिस्सेदारी पहले ही तुम्हारे बेटों के नाम कर दी थी। उसे दौलत नहीं, सिर्फ परिवार चाहिए था। क्या? नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। सच से भागने से सच बदलता नहीं माँ। मधु अपने कमरे में जाती है। आईने में खुद को देखती है। नहीं, मैं तो अपने बेटों के लिए लड़ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें ही अपने से दूर कर दिया। अगले दिन अजय, उसकी पत्नी और बच्चा दरवाजे पर खड़े हैं। करण और विक्रम उन्हें वापस लेकर आए हैं। मधु दरवाजे पे खड़ी है, आंखें नम। अजय अंदर आता है, झुककर प्रणाम करता है। आशीर्वाद दीजिए माँ। ये सुनते ही मधु फूट फूट कर रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो अजय बेटा, मैंने अपने स्वार्थ में अंधी होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम तो हमेशा इस घर के ढाल थे और मैंने तुम्हें ही बाहर कर दिया। माँ, आप ऐसा मत कीजिए। बड़े छोटे से माफी नहीं मांगते। आज मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपने बेटों से क्षमा मांग रही हूँ। बहू,
तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी की है। आज से इस घर में कोई सौतेला नहीं होगा। ये घर फिर से वही बनेगा जहां प्रेम सबसे बड़ी दौलत होगी। पूरा परिवार एक साथ मंदिर में आरती कर रहा है। दौलत घर को बड़ा बना सकती है, पर रिश्ते ही उसे परिवार बनाते हैं। जब अहंकार झुक जाता है, तभी प्रेम जीतता है।